तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड लेक्चर 5 जो था उसका थ्योरी लेक्चर जो है वो आपको सुबह मिल चुका है। स्वीडन, आयरलैंड एंड जर्मनी में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स रही है उसके अलावा जो है फैक्ट जो मैंने आपको बताए थे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे को लेकर, नेशनल कोऑपरेटिव वीक को लेकर और कोऑपरेटिव यूके को लेकर जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए थे। तो थ्योरी जो है वो अपलोड हो चुकी है, पीडीएफ उसकी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल चुकी है। और एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम इस लेक्चर के डिस्कस करेंगे। जो थोड़े बहुत चीज़ें रह गई थी जो वहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकी तो उसको हम एमसीक्यूज़ में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन के इससे पहले एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा। क्लास 3 जो थी एमसीक्यूज़ की याद रखिएगा, जो कि सीरीज़ ऑफ लेजिस्लेशन पर थी। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 था, जहाँ पर ये क्वेश्चन था कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ में इंटरेस्ट रेट जो है डिपॉजिट पर वो कौन फिक्स करता है। तब मैंने आपको शायद आरबीआई बोला था। कुछ जगह है वहाँ पर आरबीआई भी आंसर जो है वो इसका दिया गया है। तो शायद मैं ज़्यादा रिसर्च इस पर नहीं कर पाया था तब, लेकिन जब उसके बाद मैंने रिसर्च की तो मैंने ये पाया कि इसका काफ़ी जगह पर यानी मैक्सिमम जगह पर इसका आंसर रजिस्ट्रार दिया गया है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामले में इंटरेस्ट रेट जो है डिपॉजिट पर वो आरबीआई नहीं फिक्स करती, वो रजिस्ट्रार जो है वो फिक्स करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आप वीडियो। पहला क्वेश्चन जो है आज का वो एपेक्स सोसाइटीज़ को लेकर। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले डिस्कस भी किया है, शायद आपने तब सुना या नहीं है, तो आज क्वेश्चन के तौर पर देख लेते हैं। तो एपेक्स सोसाइटीज़ जो हैं कोऑपरेटिव्स में, इसका क्या मतलब रहता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टेट लिस्ट में आती हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और सबसे ज़्यादा कंट्रोल अगर किसी का रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। तो एपेक्स सोसाइटीज़ जो हैं किस लेवल की सोसाइटीज़ रहेंगी, ये बिल्कुल स्टेट लेवल की सोसाइटीज़ रहेंगी। ठीक है, तो एपेक्स सोसाइटीज़ आर स्टेट लेवल सोसाइटीज़। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कोऑपरेटिव इन इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें से किस तरह का कोऑपरेटिव जो है इंडिया में, कोऑपरेटिव जो हैं जो कि किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं, तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स के सेंटर के जो कोऑपरेटिव्स हैं यानी सेंट्रल कोऑपरेटिव्स हैं जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, इनके अलग रूल्स रहेंगे, इनको सेंटर कंट्रोल करेगी। और जो स्टेट के अंदर दूसरे कोऑपरेटिव्स रहेंगे प्रोविंशियल, उनको स्टेट गवर्नमेंट अलग रूल से करती है डील। ठीक है, जैसे हमारी स्टेट लिस्ट के अलग कानून हैं, उसमें सिर्फ स्टेट का हक है, स्टेट के पावर है, और सेंटर की जो लिस्ट है उसमें सेंटर कानून लगते हैं। इसी तरह कोऑपरेटिव्स जो हैं सेंटर लेवल पर जो कोऑपरेटिव्स हैं उनमें सेंटर के कानून लगते हैं, और जो स्टेट की कोऑपरेटिव्स हैं उनमें अपने स्टेट के रूल लगते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव विच टाइप ऑफ लाइबिलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राइफेशन सोसाइटी का अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, सुबह मैंने आपको बताई। लेकिन मौजूदा तौर में अगर हम सब कोऑपरेटिव्स को देखेंगे तो किस तरह की इन लाइबिलिटी रहती है, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। रोस्टिल प्रिंसिपल्स में भी जो है इसी चीज़ का जिक्र है, जो कि फॉलो किया जाता है इंडिया में भी और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो प्रिंसिपल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉलो किया जाता है वोट के लिए, अगर हम कहें तो वो कौन सा प्रिंसिपल, वो है वन मैन वन वोट। जैसा कि काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया है, आप लोगों का रट्टे पे होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल है वन मैन वन वोट। ठीक है, यानी एक इंसान जो है वो एक ही वोट दे सकता है, चाहे उसने कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है द अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं इन्हें, अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो हैं इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो यूसीबीज के नाम से इन्हें जाना जाता है, दैट इज़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स भी कहा जाता है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है। ओके, सिक्स क्वेश्चन है कि कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जिक्र है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि जो 7th शेड्यूल है जिसकी स्टेट लिस्ट में जो है ये आते हैं एंट्री 22 में। ठीक है, एंट्री 22 में जो है स्टेट लिस्ट की एंट्री 22 में जो है वो आते हैं, और ये स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी शेड्यूल में है, ये है 7th शेड्यूल में। ओके, 7th क्वेश्चन वो है फुल फॉर्म आपको बतानी है एनसीसीटी की। तो एनसीसीटी की फुल फॉर्म जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग जो है वो फुल फॉर्म रहेगी एनसीसीटी की। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, आई थिंक जब
पहला लेक्चर था शायद, तब हमने पढ़ा था कि जो पहली डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी इंडिया की, जो कि 1912 के एक्ट के बाद यानी 1913 में जो रजिस्टर रही थी, उसका नाम हमने तब पढ़ा था कि ये थी इलाहाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, इलाहाबाद डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन इसका नाम क्या था तब हमने नहीं पढ़ा था। तो आज आपका ये क्वेश्चन है कि जो पहली डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी 1913 में बनी थी इलाहाबाद यूपी में, उसका क्या नाम था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राइट आंसर, दैट इज़ कटरा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी हमारी कटरा नाम है, वो बड़ी फेमस जगह है वैष्णो माता देवी के धाम से। तो इलाहाबाद में जो पहली डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, वो भी कटरा के नाम से पड़ी थी। ठीक है, ये उधर का कोई एरिया है, यहाँ वाला एरिया नहीं है। ओके, तो कटरा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी वो इंडिया की पहली डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जो कि 1913 में बनी थी। ओके, उसके बाद है केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, जो कि आनंद में बनी थी। ठीक है, जिसे सिंपली अगर हम कहें तो आज अमूल के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये अमूल के नाम से जाना जाता है, इसे हम कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन भी कहते हैं। आनंद में, आनंद एक एरिया है गुजरात का, वहाँ पर बनी थी। तो कब बनी, ये बनी थी 1946 में। ठीक है, तो इलाहाबाद वाली पहली है और ये तो बड़े दूर बनी है, 1913 और 1946 बहुत ज़्यादा फर्क है। ओके, तो अमूल जो है वो 1946 में बनी, जिसका दूसरा नाम आप ये भी याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन आज का वो है, इन इंडिया द फर्स्ट कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक जो है वो 1920 में बनता है, कहाँ बनता है। देखिए, हमने मद्रास वाला पढ़ा है, वो एक एक्ट के बाद बना था। उसके बाद और भी हमने दो तीन पढ़े हैं, वो भी एक्ट के बाद बने थे। लेकिन इन एक्ट्स के आने से पहले जो है इंडिया में पहला लैंड मॉर्टगेज बैंक जो है वो ऑलरेडी 1920 में बन चुका था। तो वो कहाँ बना था, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ झंग एरिया इन पंजाब। तो पंजाब में एक झंग एरिया था, वहाँ पर जो है इंडिया का पहला लैंड मॉर्टगेज बैंक बना था 1920 में। ठीक है, तो इतना ही है आज की वीडियो में। 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको वेडनेसडे या थर्सडे को मिलेगा, वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा कम्युनिटी सेक्शन में। तो टॉपिक जो है वो भी आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो बने रहेगा हमारे चैनल एडवर्ड विंग्स के साथ।